तारीख थी 15 दिसंबर। नवलगढ़ के एक व्यापारी के पास व्हाट्सएप पर एक कॉल आता है। कॉल करने वाला शख्स अपने आप को सीबीआई मुंबई का एक अफसर बताता है और व्हाट्सएप कॉल के जरिए उस व्यापारी को कहता है कि आपके खाते से 538 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस है जिसमें आपको गिरफ्तार किया जाता है। व्यापारी उस समय कहीं नवलगढ़ में नहीं था, अपने परिवारजनों के साथ वो अजमेर गया हुआ था। व्हाट्सएप कॉल आने के बाद वो व्यापारी अचानक घबरा जाता है क्योंकि 538 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के उसको धमकाया है। वो जाता है, व्यापारी हड़बड़ाहट में अजमेर छोड़ नवलगढ़ आ जाता है। यहीं से शुरू होता है एक गेम जिसको कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। आज के समय में डिजिटल अरेस्ट वैसे कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं असमझदारी के कारण, कहीं नादानी के कारण ये खेल शुरू होता है 15 दिसंबर से। जब 15 दिसंबर से अजमेर से वो व्यापारी चल के नवलगढ़ आ जाता है, उसी समय एक अलग अलग नंबरों से उस व्यापारी के पास व्हाट्सएप से कॉल आते हैं। कॉल आने के बाद जो 538 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस बताया जाता है सीबीआई अफसर के द्वारा, उस केस के बारे में बताने पर वो व्यापारी घबरा जाता है। कॉल करके ये बताता है सीबीआई अफसर, जो अपने आप को अफसर बता रहा था, वो कहता है कि 538 करोड़ रुपए का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें नरेश गोयल जो एक नामजद है उसको गिरफ्तार है, वो किया गया है। इसके साथ ही आपके बेटे और आपके पुत्र वधू के खिलाफ भी गिरफ्तारी का वारंट है वो निकला है। ये सब चीज़ें सुनकर वो व्यापारी बिल्कुल घबरा जाता है और ये उस सीबीआई अफसर के द्वारा ये कहा जाता है कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। आपके कौन कौन से और बैंक के खाते, किस किस बैंक के अंदर खाते हैं, वो खातों की आप हमें जानकारी दिए। अब इतना 538 करोड़ रुपए को छोटी राशि नहीं थी, एक बड़ी राशि थी। तो वो घबरा हुआ है। जो जिसमें व्यापारी की बात करता हूँ, जिस व्यापारी ने नवलगढ़ पुलिस थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उस व्यापारी का नाम है प्रदीप कुमार सिंगड़ोदिया। प्रदीप कुमार सिंगड़ोदिया इस पूरी घटनाक्रम का शिकार होता है। जानकारी पुलिस ने इस मामले में पूरी जानकारियां दी है। कल दैनिक भास्कर के अखबार की एक खबर की कटिंग में पढ़ रहा था, उसमें बताया था कि करीब 27 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन उस व्यापारी के द्वारा किया गया था। व्यापारी जो लगातार उस शख्स जिसके पास जिस शख्स के कॉल आ रहे थे, एक नकली सीबीआई अफसर बनकर उनको व्यापारी को कॉल कर रहा था। अलग अलग खातों में अलग अलग नंबरों से कई बार ट्रांजैक्शन हुए थे। अफसर ने अलग अलग नंबर हर बार कॉल करने के लिए यूज़ में लिए थे। घबराने के बाद व्यापारी कहीं एक दिन ये ट्रांजैक्शन नहीं करता है, करीब ये पूरी प्रोसेस 7 दिन चलती है, क्योंकि वो व्यापारी अजमेर से नवलगढ़ आ गया था, पूरा परिवार उसका अजमेर था। लेकिन कहाँ चूक होती है, मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कहाँ ये मामला खुलता है। जब एक बड़ी राशि उस व्यापारी के द्वारा उस नकली अफसर को ट्रांजैक्शन भेजी जाती है, तो उसका ईमेल उसकी बेटी के पास चला जाता है और बेटी कॉल करके अपने पापा को पूछते हैं कि पापा ये ट्रांजैक्शन किस लिए हुआ है, इतनी बड़ी राशि कहाँ आपने भेजी है। तो वो कोई साफ जवाब है नहीं दे पाते। तो बेटी के मन में एक डर बैठ जाता है कि कहीं कुछ गलत है। तो बेटी बार बार अपने पापा से पूछती है, पापा इस बात का साफ जवाब है, वो नहीं दे पाते। 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक ये पूरी प्रोसेस चली। इस प्रोसेस के अंदर जो डिजिटल अरेस्ट, जो कहते हैं कि नकली एक गिरफ्तारी होती है, उस गिरफ्तारी के अंदर करीब 27 लाख रुपए की राशि वो व्यापारी गंवा चुका था। अलग अलग खातों में उसने उस अफसर को नकली अफसर को वो राशि भेजी। नवलगढ़ का व्यापारी, पीड़ित व्यापारी प्रदीप कुमार सिंगड़ोदिया करीब 8 दिनों से इस पूरे खेल में उलझा हुआ था। व्हाट्सएप से अलग अलग नंबरों के पास उसके कॉल आ रहे थे, लेकिन अंतिम किस्त, जिस किस्त की मैं बात कर रहा था, 22 दिसंबर को अंतिम किस्त एक कोटक महिंद्रा बैंक जो उस खाते नंबर के अंदर उस नकली अफसर के द्वारा उस व्यापारी को भेजे जाते हैं व्हाट्सएप के अंदर, उसमें वो राशि ट्रांजैक्शन करता है। तो उसकी बेटी सुचिता के पास ये SMS ईमेल के माध्यम से चला जाता है। ईमेल के माध्यम से मैसेज जब भी उसकी बेटी के पास पहुंचता है, तो बेटी कहीं मन में ये हो जाता है कि इतनी बड़ी राशि आखिरकार कहाँ ट्रांजैक्शन हुई है। वो पापा को कॉल करती है, लेकिन उसमें कोई साफ जवाब है नहीं दे पाते। जब परिवार यहाँ नवलगढ़ पहुँचता है, तो ये पूरी घटनाक्रम उस व्यापारी के द्वारा अपने परिवार को बताई जाती है। अब तब ये जाकर पता चलता है कि ये एक नकली पूरा गिरोह था जिसने उस व्यापारी को पूरा लूट लिया। करीब 26 लाख रुपए ट्रांजैक्शन के जरिए खातों के अंदर, अलग अलग खातों के अंदर उस व्यापारी से डलवा लिए। पुलिस थाने में जब वहाँ पहुँचे, पुलिस ने भी एक मामले में ये बताया कि क्या वास्तव में ऐसा घटना हो सकता है।
क्योंकि एक बड़ी राशि थी। नवलगढ़ के व्यापारी को किस कदर लूटा गया। डिजिटल अरेस्ट, हालांकि वर्तमान समय में डिजिटल अरेस्ट या पहले के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस किसी व्यक्ति को व्हाट्सएप के जरिए कॉल करती है या किसी व्हाट्सएप के जरिए OTP लेती है या किसी व्हाट्सएप के जरिए उनसे खातों की डिटेल ली जाती है। ऐसा भारत के संविधान में या भारत के कानून के अंदर कोई प्रोसेस नहीं है। लेकिन आज के युग में अलग अलग ठग हैं, वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं। एक अफसर जो मैं बता रहा था, CBI का अफसर कॉल करता है कि नरेश गोयल को गिरफ्तार किया जा सकता है। आपके बेटे और आपके पुत्र और पुत्र वधू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकला है। 538 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, वो चल रहा है। तो उसमें कॉल करके अलग अलग नंबरों से उस व्यापारी के पास से जो डिटेलें ले गई थी, अकाउंट्स की डिटेल ले गई थी। उसके बाद एक कोटक महिंद्रा बैंक का जो अंतिम किस्त के रूप में वो डलवाए गए थे, उस समय उनकी बेटी के पास मैसेज जाता। तो ये पूरी प्रोसेस 8 दिन के अंदर चली। सोचो 8 दिन उस व्यापारी ने अपने परिवार को भनक नहीं लगने दी। किस तरीके से ट्रांजैक्शन हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। उस फर्जी अफसर के द्वारा पहला कॉल है वो 15 दिसंबर को नवलगढ़ के उस व्यापारी के पास आया था। उसके बाद 16 दिसंबर को वो व्यापारी नवलगढ़ आ जाता है। नवलगढ़ के उस समय उसको ये कहा जाता है कि आप हर एक घंटे में जिस नंबर से व्हाट्सअप कॉल आ रहा है उस नंबर पे आप ये लेकर भेजोगे कि I am safe, यानी वो सुरक्षित है। तो 16-15 को ये घटनाक्रम चला था। पहला कॉल 15 को आया था। 16 को अजमेर से वो व्यापारी चलकर नवलगढ़ आ जाता है। ये घटनाक्रम उसी समय शुरू हो गया था। 15 थे बिना बताए वो व्यापारी वहाँ से अजमेर से नवलगढ़ आ गए। नवलगढ़ में उनका खाता था, क्योंकि खाते की डिटेल विभिन्न जब व्हाट्सअप कॉल आ रहे थे अलग अलग नंबरों के द्वारा, उनसे चाहे खातों की बात करें चाहे FD की बात करें, टोटल उनसे ये पूछ लिया जाता था कि आपके खाते कौन कौन से बैंक के अंदर हैं, कौन कौन सी FDयाँ हैं, जिनमें कितना आ गया। क्योंकि जो गिरोह था, जो ठग गिरोह था, उसने उन सभी कॉलों के आधार पर अनुमान लगा लिया था कि इस व्यापारी के पास एक बड़ी रकम है। तो लूटने का प्रयास वहीं से शुरू हो गया था। 16 दिसंबर को जब व्यापारी नवलगढ़ आ जाता है, उसके अगले ही दिन 17 दिसंबर को वो अपनी बैंक खाते, जिस बैंक के अंदर उनका खाता है, उस बैंक के अंदर जाता है। जो व्यापारी है वो अपनी बैंक जिनमें उनका खाता था स्मॉल बैंक जाता है। वहाँ से करीब 15 लाख से अधिक की राशि की एक FD होती है, उस FD को तुड़वा लेता है। और ये रकम उसके खाते में जब आ जाती है, 15 लाख से अधिक की रकम उस व्यक्ति के, उस व्यापारी के खाते में हो जाती है। तो ये जानकारी उस आरोपी की, जिसकी मैं बता रहा था कि नकली अफसर बनकर उसको कॉल कर रहा था, व्हाट्सएप के जरिए दोबारा कॉल आता है। FD तोड़वाने के बाद ये कॉल आता है, तब वो बता रहा है, व्यापारी उनको बताता है कि उनके खाते में FD तोड़ने के बाद 15 लाख से अधिक की राशि हो जाती है। तो व्यापारी उन्हें एक अकाउंट नंबर देता है। ये आरोपी जिसकी मैं बात कर रहा था, नकली अफसर, एक अकाउंट नंबर देता है और RTGS के तहत उसके खाते में 15 लाख से अधिक की राशि वो ट्रांसफ़र करवा लेता है। ये बात है 17 दिसंबर की। 18 दिसंबर को भी ये हुआ। कुछ और रुपए उस व्यापारी ने कहीं अलग से जुटाए, वो भी वो ट्रांजैक्शन के जरिए अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र है वो करवाता रहा। लेकिन मोटी बात है कि पकड़ा कब जाता है। लेकिन 22 दिसंबर को जब अंतिम ट्रांजैक्शन उनको करना होता है, तो अंतिम ट्रांजैक्शन के समय वो राशि का मेल उनकी बेटी के पास चला जाता है। और तब से ये पूरा खेल परिवार को पता चलता है। परिवार अपने पिताजी, जैसे सुचिता की मैं बात कर रहा था, वो अपने पापा से इस बारे में भी पूछती है। पुलिस स्टेशन मामले में कड़ी से कड़ी लगातार जोड़ रही थी। 17 दिसंबर को वो FD तुड़वाने के बाद 15 लाख रुपए के खाते में अधिक हो जाते हैं। 18 तारीख को उनके जो आरोपी, जिसकी लोग चर्चा करते हैं, नकली अफसर के खातों में 15 लाख से अधिक की राशि ट्रांजैक्शन है वो 18 दिसंबर को कर देता है। उसके बाद कुछ और राशि उनके द्वारा जुटाई जाती है। जब 22 दिसंबर आती है, करीब ये 5-7 दिन से लगातार ये खेल चल रहा था। 22 दिसंबर को 5,80,000 रुपये की जो राशि है वो अंतिम राशि बताई जा रही है। जो मेल उनकी बेटी के पास गया था वो 5,80,000 रुपये का मेल उनके पास गया था। यहीं से पूरे चीज़ों का खुलासा होना है वो शुरू होता है। प्रशासन भी आज के समय सोशल मीडिया की बात करें या विभिन्न TV चैनलों के माध्यम से बात करें या अखबारों के माध्यम से बात करें, जनहित में एक सूचनाएं प्रेषित करता रहता है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। एक अगर कुछ समय पहले की लेकर करीब 1 साल पहले का एक केस झुंझुनू जिले के अंदर पिलानी का एक बताया जाता है, जिसको पिलानी बिट्स के एक महिला प्रोफेसर के साथ करोड़ों रुपए की लूट इसी डिजिटल अरेस्ट के द्वारा की जाती है। उसके बाद ये गिरोह अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट वास्तव में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि लोग नकली अफसर बन के, यहाँ तक कि अभी एक काठमांडू के अंदर में बात करें तो एक ऐसा पुलिस दफ्तर है वो इंडिया का पकड़ा गया है। सोचिए विदेशों के अंदर भी पुलिस थाने, नकली पुलिस थाने बनाकर किस तरीके से भारतवासियों को कॉल वहाँ से किए जाते हैं और
पूरी चीज़ों को डिजिटल अरेस्ट, एक नकली थाना बनाया जाता है, एक नकली अफसर बनाया जाता है, एक नकली फाइल बनाई जाती है, एक नकली कोर्ट बनाई जाती है। सब चीज़ें, टोटल चीज़ें जो होती हैं वो नकली होती हैं। उसमें वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बैठे सामने वाले फर्जी अफसर भी है, वो पुलिस की वर्दी पहने रहते हैं, पीछे CBI का लोगो होता है, पीछे पुलिस का भी लोगो आता है। ये तमाम जो तरीके होते हैं वो ठग अपनाते हैं। आज के समय में जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था, और कुछ समय पहले एक अखबार में एक सूचना भी आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी एक बार इस डिजिटल अरेस्ट का शिकार होते होते बचे थे। तो ये खबर नवलगढ़ से थी। तमाम ऐसी सूचनाएं भारतवर्ष के अलग अलग कोनों से हमारे पास आती रहती हैं, क्योंकि आए दिन कई लाख करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन ठग है, वो फर्जी तरीके से व्यापारियों से बात करें, गरीबों से लूटने का काम वो करते हैं। लेकिन इस बात यह है कि साइबर अपराध के खिलाफ एक कड़ा कानून भारत देश के अंदर बनना चाहिए। उन साइबर ठगों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा करी जानी चाहिए, क्योंकि आए दिन ये व्यापारियों को शिकार बनाते हैं, गरीबों को शिकार बनाते हैं। अपने जो मासूम लोग होते हैं, जो अपनी रोजी रोटी की बात करें तो कुछ राशि जो कई लंबी सालों से होती है सेव करके रखते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि साइबर ठग उस राशि को उड़ा लेते हैं कहीं ठग। तो सोचो उस परिवारों पे क्या बीती होगी। ऐसे ही बात करें, लगभग 27 लाख, अब सोचो जो नवलगढ़ का व्यापारी था 27 लाख रुपए उसने गंवा दिए इन ठगों के जरिए। तो बताओ अब उस परिवार पे क्या बीतेगी। क्या उसकी कई सालों की मेहनत ऐसे ही जा चुकी? क्या वो चीज़ें तो 27 लाख रुपए उस व्यापारी ने, नवलगढ़ी व्यापारी ने गंवाए, वो उन्हें वापस मिल पाएंगे? ये तमाम बातें थी। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, आज दैनिक भास्कर के माध्यम से एक खबर पढ़ी, उसके माध्यम से मैंने सोचा कि आपको ये रखा दे। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ें नहीं होती, आप इनसे बचिए, सतर्क ही रहिए। परिवार अगर आपको ऐसा कहीं संदिग्ध गतिविधि के माध्यम से जैसे लगे कि कहीं परिवार का कोई सदस्य लेन देन कर रहा है, गुपचुप तरीके से रह रहा है, कहीं अलग एकांत में रहने की कोशिश करता है, तो उस पर आप नज़र बनाइए रखिए, कहीं वो डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ का शिकार नहीं हो रहा। तो तमाम परिवार के अंदर ये चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। आप भी सतर्क रहिए, अपने परिवार को भी सतर्क रहिए। हमारा चैनल, हमारा न्यूज़ चैनल आपने भी और हमने भी हमेशा कोशिश की है कि समाज को एक नई दिशा दें। सतर्क रहिए।